नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका भारत में बनाएगा 6 परमाणु रिएक्टर। नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच मुलाकात में बनी सहमति। स्वच्छ ऊर्जा के विकास में अमेरिका भारत में करेगा $60 मिलियन का निवेश। अमेरिका की पाकिस्तान को हिदायत। ओबामा ने कहा, पठानकोट आतंकी हमले के दोषियों को मिले सजा। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा भारत का साथ देने का जताया भरोसा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को फिर झटका। त्रिपुरा में पार्टी के 9 से 6 विधायक टीएमसी में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत का भी इस्तीफा। किडनी रैकेट मामले में मुख्य आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। अपोलो अस्पताल ने बनाया 3 सदस्यीय जांच दल। दिल्ली पुलिस 10 डॉक्टरों से करेगी पूछताछ। और उड़ता पंजाब के निर्माता अनुराग कश्यप का सेंसर बोर्ड के रवैये पर सवाल। पहलाज निलानी पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप। केंद्र का ट्रिब्यूनल में अपील करने की सलाह। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका भरोसा दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर की बातचीत के बाद साझा बयान जारी किया गया। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखने को मिली। घंटे भर चली बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को रफ्तार देने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु और साइबर सुरक्षा के मसले पर बातचीत की। I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. And we also discussed in that same context our important work together around non-proliferation of nuclear materials and technologies that could end up falling into the wrong hands. अमेरिका ने भारत में 6AP रिएक्टर बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए $60 मिलियन वित्तीय निवेश की बात कही। दोनों नेताओं ने सिएटल में भारतीय दूतावास खोलने और भारत में एक नया अमेरिकी दूतावास खोलने पर प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR और एनएसजी के लिए अमेरिकी समर्थन का आभार जताया। एनर्जी के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है। MTCR हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, इन सब में हमारे मित्र ओबामा ने मुझे जो मदद की है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, इसके लिए भी मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। भारत और अमेरिका ने साझा बयान जारी कर पेरिस, पठानकोट, ब्रसेल्स और काबुल में हुए हमलों की निंदा भी की। साथ ही दोनों देशों ने पाकिस्तान से 2008 मुंबई बम धमाकों और 2016 में पठानकोट हमलों के गुनहगारों को सजा देने की बात कही। इसके अलावा दोनों देशों ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, डी कंपनी और उनसे जुड़े दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका व्यापार परिषद की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में भारत में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए हमने कई कदम उठाए हैं।
medicines trusted by customers and patients. We have taken a comprehensive package of reforms which go beyond more economic reforms. I can classify them into 4 types. First, macroeconomic policies to create a strong foundation. Second, policies to stimulate growth and employment through investment and trade and to increase efficiency and productivity. और अब कुछ और अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के बाद अब कांग्रेस को पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में झटका लगा है। मंगलवार को पार्टी के 9 में से 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी। पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस के विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब त्रिपुरा में पार्टी में फूट पड़ गई है। विधायक सुदीप रॉय बर्मन की अगुवाई में कांग्रेस के 9 में से 6 विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामने के बारे में पत्र सौंपा। Today, out of a strength of 9 Congress legislature, 6 number of legislatures, as per the 10th schedule of the Constitution, we broke away from the Congress. We merged with the All India Trinamool Congress with an objective to defeat this anti-people government, this corrupt government in Tripura. I will have to go through the constitutional provision. Just now I think it would not be wise to pass any comments. इधर कांग्रेस ने दल बदल रोकने के लिए विधायक विश्वबंधु सेन को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी है। Vishwabandhu Sen, one of the MLA, has been expelled from the Congress party for 6 years because of his anti-party activities since last 1 year. 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में कांग्रेस के 10 विधायक हैं। सोमवार को कांग्रेस के एक विधायक जितेंद्र सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस का कहना है कि इस टूट-फूट से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों से कमजोर नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपने नेतृत्व, अपनी सोच और अपने रास्ते पर अडिग तरीके से चलती है। इधर कांग्रेस ने अजीत जोगी को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। अजीत जोगी ने सोमवार को नई पार्टी बनाने और कांग्रेस से अलग राह पर चलने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र से भी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुरुदास कामत ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो निजी वजहों के चलते ये फैसला ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर राजनीतिक संकट से उबरने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत सरकार पर संगठन और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वो इससे पहले राज्य में भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच कराने को लेकर भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। हरीश रावत का कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की सलाह पर पूरा ध्यान देंगे, लेकिन पार्टी के भीतर जारी बयानबाजी से पार्टी के भीतर चल रहे मनमुटाव को सबके सामने लाकर रख दिया है। सरकार बनने के बाद जो है ना, सरकार का स्वभाव बदल जाता है और हम लोग ये नहीं समझते हैं कि ये 5 साल के लिए हमारी सरकार है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक और बाकी लोग जो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उस संगठन की उपेक्षा करने लग जाते हैं। और अगर ये वाली स्थिति नहीं होती तो दिल्ली में हम लोकसभा में 44 पर नहीं आते। उनकी सीख का ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष का काम है। घर का जो बड़ा पुरोहित होता है वो हमेशा जो है सीख देता है, हम उनकी सीख का ध्यान करेंगे। दिल्ली किडनी रैकेट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजकुमार राव समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 किडनी बेचने के आरोपी हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के 10 डॉक्टरों से भी पूछताछ होगी। पुलिस पिछले 6 महीने के दौरान अपोलो अस्पताल में हुए किडनी ट्रांसप्लांट के सभी मामलों की जांच भी कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी बनाई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जांच के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जो 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट देगी।
अपोलो अस्पताल ने भी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। कुछ हमने जो इनिशियल टाउट्स पकड़े थे, तो टाउट्स के बाद हमने इनके जो एम्प्लॉयज़ थे, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वो भी हमने पकड़े थे। तो उसके आगे हम मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पेपर स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और जो फाइल पे एविडेंस आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने की सलाह दे रही है, जबकि अनुराग कश्यप का कहना है कि नियमों के मुताबिक बिना आधिकारिक पत्र मिले वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। इस बीच मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। देखो मैं हूँ आमने और तुसी हो सामने, बुर्रा 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 है सब दिल लगे थामने। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर सेंसर बोर्ड एक बार फिर विवादों में है। चौड़े में रखो हाय काहे की कोई रोक टोक। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड चेयरमैन पहलाज निहलानी पर तानाशाह की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वो अपीलीय ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। रिव्यूइंग कमेटी के निर्णय से कोई भी असंतुष्ट हो तो वापस से अपील कर सकता है वो रिव्यूइंग कमेटी में। अगर उसके बाद भी कोई असंतुष्ट हो तो उसके बाद एक एंटायरली डिफरेंट एक बॉडी है, उसका नाम है एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। उसको हेड करते हैं रिटायर्ड जस्टिस, वो बिल्कुल अलग बॉडी है, वहां अपील में जा सकती है। ट्रिब्यूनल में कैसे जाऊं सर? सब लोग कह रहे हैं ट्रिब्यूनल में जाने से ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर लेगा क्या? ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बिना लेटर के। तो हमारा नियम ही है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। हम बिना उस ऑफिशियल लेटर के ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल हमें लौटा चुका है एक बार। दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अभी तक पास नहीं किया है। साथ ही फिल्म के टाइटल से पंजाब शब्द हटाने की सलाह दी है। इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्यों पर भी सेंसर बोर्ड ने ऐतराज जताया है। कितने कट्स हैं या फिल्म में क्या चेंजेस करने की बात है या सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहा, इसके बारे में सिर्फ मीडिया से खबरें मिल रही हैं, तो ये सब स्पेक्युलेटिव है। मुझे लगता है कि एक बार आरसी की रिपोर्ट आ जाएगी तो अपने आप दूध का दूध पानी में हो जाएगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सेंसर बोर्ड के फैसले पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि फिल्म में काट-छांट करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जबकि सत्ताधारी अकाली दल पंजाब के युवाओं में नशे की लत पर बनी इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। वहीं अनुराग कश्यप ने राजनीतिक दलों से इस मामले से दूर रहने की गुजारिश की है। इस बीच आज सेंसर बोर्ड के ढांचे की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष श्याम बेनेगल के लिए विशेष तौर पर फिल्म स्क्रीनिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मथुरा हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा को न्यायिक जांच का जिम्मा सौंपा है। आयोग को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे अखिलेश यादव सरकार की नाकामी बताया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई जांच कराने की अर्जी को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि जांच में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरोपों से जुड़े सबूत पेश करने के लिए कहा। जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोगों की मौत हुई है। बिहार सरकार ने टॉपर्स मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें टॉपर रूबी राय, सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और शालिनी राय के खिलाफ एफआईआर में कॉलेज के डायरेक्टर बिशुन राय को भी आरोपी बनाया गया है। इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार बोर्ड के दफ्तर पर भी एसआईटी और पुलिस ने छापे मारे हैं। बिहार सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक आदिम सभ्यता जिसका बदल रहा है जीने का अंदाज, उसके वजूद पर मंडरा रहा है खतरा। सामाजिक दखलंदाजी से विलुप्त होने की कगार पर। दुनिया में
ये पाया गया है कि जहाँ पर भी प्रिमिटिव ट्राइब्स को लोग ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। देयर आर मेनी ट्राइब्स इन अमेज़न जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। अंडमान के आदिवासी, देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। यूजीसी ने साफ किया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी की आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूजीसी की ये सफाई आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दलों के नेताओं के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर रही है। इससे पहले यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 3 जून को एक पत्र भेजकर आरक्षण नीति को नियमों के अनुरूप लागू करने को कहा था। इसके मुताबिक सभी 3 स्तरों असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए एससी और एसटी आरक्षण लागू है, जबकि ओबीसी के मामले में आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर ही लागू है। यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2007 में स्थापित नियमों के तहत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली में सिर्फ सहायक प्रोफेसर स्तर पर ही 27% ओबीसी आरक्षण की इजाजत है। फिलहाल आपकी ईएमआई घटने वाली नहीं है। रिजर्व बैंक ने कल मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों को स्थिर रखा है। आरबीआई ने कच्चे तेल के बढ़ते दाम से महंगाई में इजाफे की आशंका जताई है, लेकिन भविष्य में ब्याज दरों में नरमी का संकेत भी दिया। आरबीआई ने मंगलवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा की, लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। इस दर पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। रिजर्व रेपो दर को भी 6% पर बरकरार रखा गया, वही कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। We would watch macroeconomic and financial developments in the months ahead with a view to responding as space opens up. Now, incoming data since then show a sharper than anticipated upsurge in inflationary pressures emanating from a number of food items, as well as a rise in commodity prices. जानकारों का मानना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति अनुमान के मुताबिक है। मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.39% पर पहुंच गई। यहां तक कि 17 महीने बाद थोक महंगाई दर भी अप्रैल में 0.34% हो गई। मार्च में ये दर -0.85% थी। उन्होंने ये सोचा कि हमें इन्फ्लेशन के ऊपर जरा भी छूट नहीं देनी चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ने की कोई वो नहीं चाहते, और साथ ही साथ वो जो सेविंग है उसको वो इंडिविजुअल सेविंग को वो प्रमोट करना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही में विकास दर 7.9% रही, लेकिन निजी निवेश महज 1.9% रहा। ऊंची ब्याज दरों के कारण उद्योग जगत कर्ज लेकर निवेश करने से बच रहा है। जो है वो नए ऋण देना बंद कर देगा या कम कर देगा। ऐसी स्थिति के अंदर में जो नया इन्वेस्टमेंट है वो तो पहले ही बहुत ना के बराबर आ रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर में जो एक्सपेंशन प्लान है या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी सफ़र कर सकती है। रिजर्व बैंक ने अगले साल जनवरी तक विकास दर 7.6% और महंगाई दर 5% पर आने की उम्मीद जताई। वैसे रिजर्व बैंक पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक ब्याज दरों में 1.5% की कटौती कर चुका है, और उसे उम्मीद है कि इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने 2016 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर के अपने अनुमान में कटौती की है। विश्व बैंक ने कहा कि इस साल वैश्विक विकास दर 2.9% के बदले 2.4% रह सकती है। विश्व बैंक ने कमजोर बाजार मांग, उत्पादन में कमी और चीजों के दामों में आई कमी के बाद नए आंकड़े जारी किए हैं। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में भी 0.2% की कमी की है। विश्व बैंक के मुताबिक इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने 2016 के लिए चीन की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती नहीं की है, लेकिन कहा है कि 2018 तक चीन की आर्थिक विकास दर मौजूदा 6.7% से घटकर 6.3% रह जाएगी। और बात मौसम की करते हैं। बारिश के लिहाज से अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मॉनसून केरल पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, 9 जून के बाद अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने का भी अनुमान है।
केरल में मॉनसून 9 जून को दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए इस वक्त स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को मॉनसून ने दक्षिणी अरब सागर में दस्तक दे दी है, जिसके चलते मालदीव और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में छींटे पड़े हैं। 9 जून को कर्नाटक और केरल में बादलों के बरसने की उम्मीद है। जो कंडीशंस हैं उनका एनालिसिस किया गया है सारा, और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि केरला में मानसून अगले 48 घंटों में पहुंच जाएगा। अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। दूसरे राज्यों की बात करें तो कई जगहों पर आंधी भरी तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन गुजरात और राजस्थान में गर्मी का पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। सिर्फ राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां बारिश नहीं है, और वहीं इस समय सीवियर हीट वेव बना हुआ है। तापमान 46-47 तक खासकर राजस्थान में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो भी 2 दिन बाद वहां भी तापमान में कमी आ जाएगी और हीट वेव काफी कम हो जाएगी। बीते 2 सालों में पड़े सूखे की वजह से देश के कई हिस्सों में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लगातार चढ़ते पारे और गर्मी की वजह से बढ़ती पानी की किल्लत ने इस बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आमतौर पर मॉनसून 27 मई से 3 जून के बीच केरल में दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार इसके आने में देरी हुई है। मौसम विभाग इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान पहले ही जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राजस्थान का खेतड़ी शहर इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। झुंझुनू जिले में आने वाले खेतड़ी से ही स्वामी विवेकानंद को वैश्विक पहचान मिली। झुलसाने वाली गर्मी और जल संकट की वजह से पर्यटक यहां का रुख करने से कतरा रहे हैं। आलम यह है कि प्यास बुझाने के लिए महिलाएं दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। पहली नजर में शायद ये जगह आपको खेल का मैदान लगे, लेकिन असल में ये खेतड़ी का पन्नासर तालाब है। कभी पानी से लबरेज रहने वाला ये तालाब आज सूख चुका है। कुछ ऐसा ही हाल इलाके के बांध और दूसरे तालाबों का भी है। सूखे के चलते इलाके के ज्यादातर जल स्रोतों में पानी खत्म हो गया है और जहां है वो पीने लायक नहीं है। वर्तमान में पानी की बहुत ज़्यादा संकट है। खेतड़ी टाउन में लगभग 7 दिन से पानी आता है। यहाँ 7 दिन पे 1 दिन, मतलब अल्टरनेट 7 दिन के बाद में पानी आता है। खेतड़ी दुनिया में अपनी प्राचीन तांबे की खानों के लिए मशहूर है। एक से बढ़कर एक शानदार किले, महल और धरोहरें यहाँ की शान हैं, जिनके दीदार के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सफर तय करना पड़ता है। हवाई अड्डा और रेल लाइन होने के बावजूद जल संकट और लगातार बढ़ते पारे ने पर्यटन पर भी असर डाला है। पूरे विश्व के अंदर खेतड़ी का नाम है, लेकिन आज के हालात में गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं देना, कुछ निष्क्रिय प्रशासन होना, ये कुछ कारण है। तो उस कारण खेतड़ी आज पीछे है। अगर वह इसको डेवलप किया जाए तो टूरिज्म बहुत आए और पैसा मिले और देश का नाम भी होता है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी इलाके में सबसे ज्यादा जल संकट है। प्रशासन का दावा है कि ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायतों में 400 से ज्यादा टैंकरों के जरिए पानी भेजा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि खेतड़ी में लोगों को 3 दिन में सिर्फ 1 बार पानी नसीब हो रहा है। 23,000 से ज्यादा की आबादी वाले इलाके में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल संकट से निपटने की कोशिशें जारी हैं। पर्यटन ये कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा साधन हो और पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी यहाँ और सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, जिससे जनता को कोई परेशानी न हो। खेतड़ी राजस्थान की शान और शौकत का हिस्सा है, लेकिन पानी की किल्लत के चलते महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पानी के लिए जाना पड़ता है। बीते कई सालों से जल संकट के स्थायी निदान की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। खेतड़ी का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और स्वामी विवेकानंद का भी यहाँ से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। लेकिन आज ये शहर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सारे प्रमुख जल स्रोत सूख गए हैं, तमाम तालाब सूख गए हैं और यहाँ के नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, खेतड़ी। 26/11 मुंबई हमले के करीब 8 साल बाद चीन ने माना कि इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई और हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल पर हाल ही में मुंबई हमलों से जुड़े एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की गई थी, जिसमें लश्कर तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद उसके आकाओं को प्रमुखता से दिखाया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए इस हमले में 164 लोगों की मौत हो गई थी।
चीन के इस रवैये को बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में डालने की मांग की थी, लेकिन चीन ने आखिरी वक्त पर इसमें अड़ंगा लगा दिया था। इसके बाद चीन को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। नेपाल में संविधान में बदलाव की मांग को लेकर फेडरल अलायंस के बैनर तले 28 दलों के नेता मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। मधेशी दलों ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस गठबंधन में संयुक्त मधेशी मोर्चा के दल शामिल हैं। इस मौके पर अलायंस के संयोजक उपेंद्र यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या कबीले की नहीं बल्कि पहचान की है। नेपाल में मधेसी आंदोलनकारी पिछले कई महीने से संविधान में बदलाव और सत्ता में बेहतर हिस्सेदारी देने की मांग कर रहे हैं। खास गरिकन मधेसका सवालहरू, आदिवासी जनजातिका सवालहरू, सीमान्तकृत समुदायका सवालहरू, महिला, दलित, मुस्लिम, थारू लगायतकाहरूको जुन पहिचानका सवाल, समावेशिताका सवाल, जुन स्वायत्ता र सुशासनसँग सरोकार राख्ने सवालहरू छन्, ती सवालहरूलाई हल गराउनका लागि यो रिले अनसन कार्यक्रममा थालनी गरेका हो। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद दोबारा प्लूटोनियम ईंधन बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाने लायक प्लूटोनियम तैयार कर रहा है। इससे पहले सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा था कि उत्तर कोरिया योंगबियोन परमाणु केंद्र के परमाणु ईंधन से प्लूटोनियम तैयार कर रहा है। आतंकवादी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया में 32 सैनिकों की हत्या कर दी है। बोको हराम ने पिछले शुक्रवार को दक्षिण पूर्वी नाइजर के बोसो कस्बे पर हमला किया था। इसके बाद सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग निकले। बोको हराम ने भागते हुए सैनिकों में से कई को मार गिराया। हमले के बाद हजारों लोगों को यहां से घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। इस बीच झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। इराकी सेना ने दावा किया है कि उसने फालूजा की लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सेना ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान सेना ने इस्लामिक स्टेट के करीब 50 आतंकी गिरफ्तार किए हैं, जबकि कई को मार गिराया है। और अब आखिर में हेडलाइंस। अमेरिका भारत में बनाएगा 6 परमाणु रिएक्टर। नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच मुलाकात में बनी सहमति। स्वच्छ ऊर्जा के विकास में अमेरिका भारत में करेगा $60 मिलियन का निवेश। अमेरिका की पाकिस्तान को हिदायत। ओबामा ने कहा, पठानकोट आतंकी हमले के दोषियों को मिले सजा। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा भारत का साथ देने का जताया भरोसा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को फिर झटका। त्रिपुरा में पार्टी के 9 में से 6 विधायक टीएमसी में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत का भी इस्तीफा। किडनी रैकेट मामले में मुख्य आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। अपोलो अस्पताल ने बनाई 3 सदस्यीय जांच दल। दिल्ली पुलिस 10 डॉक्टरों से करेगी पूछताछ। उड़ता पंजाब के निर्माता अनुराग कश्यप का सेंसर बोर्ड के रवैये पर सवाल। पहलाज निलानी पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप। केंद्र का ट्रिब्यूनल में अपील करने की सलाह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।